देखिए, मार्केट के लिए जो सबसे खराब खबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो आ गई है। उसके बावजूद मार्केट वैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है अभी तक, लेकिन निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 1150 पॉइंट नीचे है। जो न्यूज़ आई है वो क्या है, देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को रेस किया गया है 15% से 20% पर लेकर आए नीरज जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाकर 10% से 12.5% पर लेकर आए हैं। और एसटीटी जो है एफएनओ पर वो भी बढ़ा दिया गया है, 0.01 और 0.02% कर दिया गया है। तो ये एक क्लियर कट मार्केट के लिए नेगेटिव है। और देखिए, फिस्कल डेफिसिट का नंबर बहुत अच्छा था, 4.9 इस साल के लिए और 4.5 अगले साल के लिए किया गया था। लेकिन मार्केट को उन सब से कोई मतलब नहीं है। इस समय मार्केट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, दोनों में बढ़ोतरी की गई है। लॉन्ग टर्म में तो क्लियर है, अक्रॉस एसेट क्लासेस की गई है। शॉर्ट टर्म में कुछ एसेट्स की गई है, शायद उसमें मेरे ख्याल से इक्विटी इंक्लूडेड है उसमें नीरज जी। और ये एक मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव है। मार्केट कितना प्रिपेयर था इस चीज के लिए, शायद एक ये व्यू लिया गया है कि सीधा एक बार में ही आप टफ डिसीजन ले लो। और ये चीज़ मैं हमेशा एक चीज़ मैंने कही थी, पिछले साल मैंने ये बात कही थी, इस रेजिम का ये व्यू तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक मार्केट से जो भी आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स बढ़ेगा। और मेरा तो ये मानना है कि ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये आगे जाके एट पार आएगा, आगे जाके कभी ना कभी बिल्कुल जो रैशनलाइजेशन होगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोचा था, सब ये सोचा था कि लॉन्ग टर्म का आप टेन्योर बढ़ा देंगे। लॉन्ग टर्म का टैक्स बढ़ाकर 10 से 12.5 करना, आई थिंक सबसे ज्यादा नेगेटिव वो है। मार्केट शॉर्ट टर्म का फिर भी शायद एक बार ले लेता, और जो लॉन्ग टर्म का वो एसटीटी है एफएनओ पे वो भी शायद एक बार ले लेता। लेकिन जो टैक्स लगाया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हाइक किया, वो बड़ा नेगेटिव। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बताओ कि आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ा है। हाँ, हेज फंड पे क्या टैक्सेशन है, ठीक है, लिक्विडिटी उनकी वजह से मार्केट में है, लेकिन आपने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को, जो छोटे निवेशक है, एचएनआई है, उन पे 12.5% कर दिया आपने। मुझे चिंता किस चीज़ से हो रही है, मुझे चिंता इस चीज़ से हो रही है कि जो इंडिया में रिटेल का जो एक कल्चर या बूम डेवलप हो रहा था, बूम जो डेवलप हो रहा था, अब देखिए रिटेल के पास और कोई मौका नहीं और कुछ है नहीं एसेट, तो वो फाइनली थक हार के आएगा यहीं पर। आई थिंक ये शायद इन्होंने बेट लिए। जब पहली बार भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगा था तब यही कहा गया था, हालांकि उसके बाद मार्केट 6 महीने तक नहीं चला था, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली चला। तो क्या एक व्यू ये लिया गया है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना शायद उसमें आ गए, क्या बोलते हैं उसको, परसेप्शन बिल्डिंग में आ गए शायद, कि स्टॉक मार्केट वालों को टैक्स करो। हाँ, ये जो मुझे लगता है इलेक्शन का साफ इंपैक्ट दिख रहा है। इलेक्शन का तो इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है यहाँ कि अमीरों के पास बहुत पैसे, उन्होंने मार्केट से बहुत कमाए, तो उनसे हम टैक्स कर देते हैं उनको, जिससे पब्लिक को मैसेज जाए। लेकिन 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स अनुज बहुत ज्यादा। नहीं, 20% लॉन्ग टर्म नहीं है नीरज जी, लॉन्ग टर्म 12.5 है, सॉरी 12.5, शॉर्ट टर्म 20 की है। तो 12.5 का जो आप ये टैक्स लगा रहे हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमेशा ऐसे ही बूमिंग रहेगा? वो तकलीफ हो जाती है हर किसी को। लगता है क्या लगता है कि क्या होता है, हम एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि पिछले साल इतना कैपिटल गेंस बने तो इतना टैक्स हुआ, अब उस पर 2.5% और ऐड कर दीजिए तो इतना यहाँ पर आपका और टैक्स हो जाएगा। खैर, हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए स्पेंड कर रहे हैं, हमारे गेस्ट अगर रेडी हो तो फटाफट हमें बताइएगा। हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीलेश भाई, ये तो शायद मार्केट के लिए एकदम एक्स की तरह से, कि जैसे कहते हैं ना, मैं एक कोट पढ़ रहा था कि द ट्री डजंट फॉरगेट, द एक्स डज। ये तो मार्केट के लिए एक बड़ा एक कुल्हाड़ी वाली बात हो गई कि लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, एफएनओ पे एसटीटी भी बढ़ा दिया। ये क्या सारे अंडे एक साथ ही लेने की तैयारी हो रही है मुर्गी से? जैसे मैं सुन रहा था, नीरज भाई ने कहा कि आपने एसटीटी लेवी किया था कैपिटल गेन की एवरेज में, अब एसटीटी भी चालू है और एलटीसीजी भी चालू है और एसटीसीजी भी चालू है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है कैपिटल मार्केट के ऊपर, स्पेशली इक्विटी के ऊपर, वो काफी बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली मार्केट इसे पॉजिटिवली शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेगा। दूसरी चीज है कि जैसे नीरज भाई ने कहा था कि हेज फंड का टैक्सेशन, मतलब कहीं पे हम एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा कर रहे हैं, जहां पे फॉरेनर्स जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे वो कैपिटल गेन माना जाएगा और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से उसे 0 टैक्स लगेगा। और यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे लोकल इन्वेस्टर्स, उसके लिए वो बिजनेस इनकम होगा, तो उनका टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाएगा। हमें ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है, वो
जरूरी था, इस बजट के अंदर उम्मीद थी आ जाएगा। बट इस बजट में एक जो चीज अच्छी है वो सेफ हार्बर क्लॉज है। हम भारत में बहुत सारा पैसा लोग बाहर से मैनेज कर रहे हैं, अगर हम उन्हें भारत में लाके मैनेज कर सके तो ऑब्वियसली एक रीजनल फाइनेंशियल सेंटर बनता है। तो ये सेफ हार्बर क्लॉज की अनाउंसमेंट मार्केट के लिए अच्छी है। बट जो एसटीसीजी और एलटीसीजी के रेट्स बढ़े अलोंग विथ एसटीटी, वह मार्केट को डिसअपॉइंट करेगा। जी। नीलेश भाई, ये जो एंजल टैक्स खत्म कर दिया तो मतलब ये कहना है कि स्टार्टअप में पैसे लगाओ, इधर नहीं? नहीं नीरज भाई, वैसा नहीं है। एंजल टैक्स में क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी कैपिटल गेन से टैक्स प्लानिंग एंजल टैक्स के जरिए करते थे, एंड शरद भाई विल बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट। अब वो प्रोविजन में क्या होता है कि कंप्लायंस का बर्डन ऑनेस्ट के ऊपर आता है, और जो चोरी कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काफी कंप्लेंट्स आई थी कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एंजल टैक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जो रिमूवल किया है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एटलीस्ट ऑनेस्ट लोगों का कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। मीनवाइल, अच्छा, एक बार निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स लेकर आइए। निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स, मैं जो कह रहा था ना नीरज जी सुबह, अगर ऐसा होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का होगा। निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 6.5% पीएसयू इंडेक्स नीचे आज। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गेंस यहाँ पर है। बीईएल लेकर आइए, चंबल फर्टिलाइजर लेकर, ये सब में सर्किट लग गया है, सब में डाउन सर्किट। बीईएल में डाउन सर्किट, चंबल फर्टिलाइजर में डाउन सर्किट, सारे एक एक करके फटाफट स्टॉक रखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में डाउन सर्किट, नैल्को ऑलमोस्ट वहां जाने को तैयार है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आईआरएफसी 18%, इरकॉन 17%, एनबीसीसी, हडको, एनएफएल, रेलटेल, इरेडा, एससीआई, आईएफसीआई, ये सब डाउन सर्किट की तरफ। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी फायर करें स्टॉक्स को। बीईएल, चंबल फर्टिलाइजर, मैं एफ एंड ओ स्टॉक्स पर अपने आप को अभी के लिए लिमिट रख रहा था। बीईएल, चंबल फर्टिलाइजर्स, नैल्को, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय एकदम डाउन सर्किट की तरफ बढ़ते हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए, और वो थोड़ा सा अब रिकवर जरूर हो रहा है। 10% डाउन था करीब, लेकिन अब करीब करीब 8% नीचे है। उसके अलावा नैल्को लेकर आइए, नैल्को में भी 8% की गिरावट है। आरईसी लेकर आइए, आरईसी में 7% की गिरावट है। आईआरसीटीसी लेकर आइए, आईआरसीटीसी में 6% की गिरावट है इस समय। और हिंदुस्तान कॉपर भी करीब 6% नीचे। पीएफसी करीब करीब 7% नीचे इस समय। वोडाफोन आइडिया, वो भी एक तरीके से अब पीएसयू कंपनी है, वहाँ पर 8% की गिरावट है इस समय। मार्केट ओवरऑल भले ही थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए अब आप। और आज सुबह की कमेंट्री में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि अगर टैक्स लगेगा तो मिड कैप में एक भूचाल आएगा। मिड कैप में मिड कैप इंडेक्स इस समय 3% नीचे, 1600 पॉइंट नीचे। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रकाश, क्या आप, बहुत लोग पूछ रहे हैं बेचने क्या स्टॉक्स? नहीं अनुज, ये देखिए, हमने कहा था कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए मार्केट को हल्का होने के लिए, और ये दे दिया है। सिर्फ 2.5% की बात, या शॉर्ट टर्म में जो 15 से 20 का जो हुआ है। लेकिन ये जो ओवर वैल्यूएशन की जोन में जब आप होते हो ना, तो यू नीड हाफ एन एक्सक्यूज, जिसको कहते हैं टू करेक्ट, जो मैं सुबह बोल ही रहा था। और आपने भी कहा था कि 500 पॉइंट का दायरा निफ्टी पे आपको दिख रहा है, अगर कुछ एक्सपेक्टेशन के उससे विरुद्ध हुआ तो। बट फंडामेंटली जो मार्केट को पहले डायरेक्ट टैक्सेशन का अनाउंसमेंट हुआ करीब 12:17 का, उससे पहले अगर आप देखें स्पीच में, तो मायूसी थोड़ी बहुत जो आने लगी थी वो ये थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बड़ा नहीं है। वो तो वही का आंकड़ा है जो इंटरिम बजट में। तो फाइनली सरकार नया क्या कर रही है? हाँ, ये है कि कई नए एरियाज में आपको ग्रोथ आने की दिखे। तो मुझे नहीं लगता है इस समय बेच के पैनिक करके निकलना। मार्केट अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा। ओके, चलिए, मार्केट अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा। सुनील सिंघानिया भी जुड़ गए हमारे साथ। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। बजट के बाद सबसे पहले आप सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़े। ये मार्केट के लिए क्या कहेंगे? शॉक? ओके, जाते हैं सुनील सिंघानिया के पास एक बार। लेकिन नीलेश भाई, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। मेरे खुद के रिश्तेदार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि रुक जाओ, अभी ज़रा बजट प्रोग्रामिंग में हो। सब पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो ज़ीरो कर दूं क्या? क्या व्यू रहेगा आपका? सिप करिए और मस्त रहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जैसे प्रकाश भाई ने कहा कि मार्केट को गिरने के लिए कोई कारण चाहिए था, आज ये कैपिटल गेन्स टैक्सेशन चेंज शायद मार्केट को हल्का करने में मदद कर रहा है। बट इस बजट की जो अच्छी बातें हैं वह इग्नोर मत करिए।
इस बजट में फिस्कल डेफिसिट 4.9% आया है, 20 बेसिस पॉइंट कम ओवर वोट ऑन अकाउंट, जिसकी 5.1% फिस्कल डेफिसिट अनुमान 5.5 से नीचे थी। तो टोटल एक ही साल में हमने 70 बेसिस पॉइंट का फिस्कल कंसोलिडेशन देखा है। दूसरा, सरकार बजट ने विकसित भारत बनने के प्रयास में अच्छा योगदान किया है बिकॉज ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, एंड उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अनुज देखो, पूरे बजट को एक एट ए ग्लांस देखिए आप। बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल फोकस पॉलिटिकल कंपल्शन है। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोन स्कीम्स लगाई गई हैं, जिसमें स्टाइपेंड स्कीम भी आ गई कि 5,000 रुपये महीने स्कीम देंगे हम। और इधर आपने कैपिटल मार्केट में टैक्स लगा दिया। भाई मैं कह रहा हूँ, निवेशकों से क्यों नाराजगी थी? नाराजगी तो एफएनओ वालों से थी ना। एफएनओ में भी थोड़ी बात एसटीटी में छेड़छाड़ हुई है, पॉइंट हाँ, तो उधर लगाते ना, इधर निवेशक को क्यों दे दिया आपने? देखिए, इसमें ऐसा है कि कैपिटल क्रिएशन की जर्नी में मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में इतना फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं जो लॉन्ग टर्म है, मैं शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ सरकार का, और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत क्लियरली ये भी इंडिकेशन दिया गया था कि आप कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी को फायदा हो ऐसा करिए। तो ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म में मार है, सिंपल है। तो मुझे नहीं, एसेट जो बेचने की बात हो रही थी, ओएफएस लेके आए, रामदेव सर कह रहे थे, अब जो जिस तरह से गिर रहा है सीपीएससी का इंडेक्स, कैसे, क्या मतलब सोच के किया? वैसे खैर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा ना LIC को बोला जाएगा कि बी एट वर्क, आई सपोर्ट द मार्केट। अभी देखिए लोअर लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट आ गया, रिकवरी आ गई। देखिए मैं एक चीज़ तो कहूँगा नीरज जी, इवेंचुअली अगर स्टॉक्स में पैसा, मतलब अगर मार्केट में पैसा बनेगा, लोग झक मार के पैसा यहीं लगाएंगे। इवेंचुअली वो 10 का 12.5 हो गया, 15 का 20 हो गया। आपकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो आप वैसे ही आजकल तो स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट करते हो कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा, आप उसमें थोड़ा सा 5% 10% एडजस्ट कर लीजिए। बेसिकली जैसे कहते हैं ना, एडजस्टमेंट का मामला है ये पूरा का पूरा। नीलेश भाई, ये लेकिन क्या मार्केट यहाँ ये डीरेटिंग फैक्टर होगा मार्केट के लिए या नहीं आपके हिसाब से? मार्केट विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड एंड मूव ऑन। अनुज भाई, मतलब ये एक थोड़ा मुहावरा टाइप आंसर हो जाएगा, बट ये कह सकते हैं कि अनारकली बजट है, मुगले आजम बजट है। मुगले आजम में अकबर राजा ने एक डायलॉग मारा था पृथ्वीराज कपूर जी ने कि सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। मार्केट भी एकदम अनारकली मार्केट है। कैपिटल गेन्स की जो चेंज हुई है प्रपोजल्स, वो मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं देगा, और फिस्कल कंसोलिडेशन जो हुआ है वो मार्केट को गिरने नहीं देगा। तो आप अनारकली मार्केट है ये समझ के चलिए। वाली बात, ये लिक्विड ऑक्सीजन वाली बात है। देखिए क्या है कि मार्केट इवेंचुअली तो मार्केट को चलना ही है। ये इसीलिए लोगों को कह रहा हूँ कि ना तो अपनी SIP तोड़िए, ना अपनी इन्वेस्टमेंट रोकिए, ना अपना पैनिक में बेचिए। क्या होता है, एक पिक्चर आई थी वेंसडे, उसमें बोलते हैं ना कि हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं। हाँ, कुछ भी होता है हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं, हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। बाय द वे कुछ चीज़ें आई हैं जो एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल टाइटन के लिए बजट में एक बड़ा पॉजिटिव आया है। ड्यूटी कंट्रोल, जो ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर पर वो 6% कर दी गई है 15% से। अब देखिए जब मार्केट गिरी इन लाइन विद अदर तो ये भी गिरा, लेकिन इसके बाद क्या रिकवरी आई इसमें? प्रकाश, क्या टाइटन ये इसने अंडर परफॉर्म किया है? क्या ये ट्रिगर हो सकता है स्टॉक को वापस अपने हाई पे लेके जाने के लिए? बिल्कुल हो सकता है। और आप देखिए रूरल कंजम्पशन और जो स्पेंडिंग आ रही है उससे कंजम्पशन को जो बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं ये शादियों में खर्चा जो होते हैं ये सब चीज़ें आगे चल के आएंगी। बट ये हर चीज़ को थोड़ा सा समय लगता है अनुज। बट ये डायरेक्शनली मुझे नहीं समझ आई ऐसी भी कोई चिंता वाली बात, एक्सेप्ट फॉर ये कैपिटल गेन्स को लेके जो मायूसी है थोड़ी। बट ऑन द ग्राउंड जितनी भी नए एरियाज में खर्चे, जो हमने शिपिंग की सुबह बात की थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आंध्रा और बिहार में जिस टाइप का एलोकेशन हुआ है, ये बात पक्की है कि 4.5 साल अब सरकार वो तो किया इसलिए गया है, कोई आंच नहीं होगी। तो एक वो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ा सा चला जाता है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव काफ़ी प्रोग्रेसिव है। बट यस, ऑन टाइटन यू विल डेफिनेटली सी सम रिकवरी। जिसको कहते हैं ना फ्लाइट टू सेफ्टी, फ्लाइट टू वैल्यू आएगी जब,
तो वो वैसा मूव भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, राहुल को काफ़ी क्लाइंट कॉल्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो उसी को एड्रेस कर रहे हैं इस समय। राहुल, पैनिक है क्लाइंट्स में या नहीं? नहीं, आई थिंक अनुज, मेरी एक क्लाइंट से अभी बात हो रही थी, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था। उन्होंने कहा कि अगर कल मार्केट ग्रीन में बंद हुआ तो ये मार्केट अब करेक्ट नहीं होगा। ही इज़ लाइक दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ अगर मार्केट को हो सकता था, बट ऑब्वियसली ये एंटिसिपेटेड नहीं था अनुज, बाय एंड लार्ज। जैसे हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि एक इक्विटी कल्ट अभी शुरू हुआ था, बट आई थिंक अनुज अगर आप देखें लास्ट ईयर इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से रेवेन्यू 8.58 लाख करोड़ की थी और शॉर्ट टर्म से अबाउट 1.17 लाख करोड़। तो अगर आपने इफेक्टिवली 2.5% बढ़ा भी दिया है तो सरकार को इससे 20-25 हज़ार करोड़ ही मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू मूव द नीडल इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। जो उन्होंने रेवेन्यू की बात की है 48 लाख करोड़ पे और यू नो एक्सपेंडिचर 48 एंड रेवेन्यू 32। बट हाँ, ये एक सेंटिमेंटली होता है। ऑप्शंस का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपने काफ़ी ऑल्ट कर दिया। आई थिंक दैट इज़ मोर टू डिटर, यू नो, आई थिंक दिस इज ऑल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्राइंग टू एलिमिनेट स्पेकुलेशन। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट द पर्सन दैट मच और इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द रेवेन्यू। बट हाँ, ये है कि ऑब्वियसली बिकॉज यूर एनी वे, आप वैसे भी इतना इनकम टैक्स भर रहे हैं, आप वैसे भी होटल्स वगैरह में जीएसटी भर रहे हैं, अब आपके इस पे दूसरा आप बायबैक पे आपने टैक्स डाल दिया। तो नाउ इफ आई एम रेसिपिएंट ऑफ द बायबैक अमाउंट, उस पर भी टैक्स है। तो आई थिंक नेट इट्स ऑब्वियसली, यू नो, वो लास्ट के 15 मिनट जो जैसे हमारा वर्ल्ड कप में लास्ट का 15 मिनट ने मैच हमारे फेवर, ये मैच हमसे थोड़ा दूर ले गया। बट एक छोटा शॉर्ट टर्म पैनिक है। बट जैसे अभी मैं एक CIO से बात कर रहा था, ये सर अगर आज ये कल अगर ग्रीन में बंद हो गया तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस मार्केट टू करेक्ट बिकॉज दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ। ओके, बाय द वे टाइटन देखिए अब आप क्लियरली स्टॉक ऑफ द मोमेंट। अच्छा, सुनील सिंघानिया भी जुड़ गए हमारे साथ। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। वैसे सुनील सर को पहले हमारे चैनल पे आना था लेकिन थोड़ी सी कुछ टेक्निकल शायद इशू हुआ। सुनील सर, कैसे देख रहे हैं ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हाइक हुआ है उसको? अनुज, ऑब्वियसली कोई भी टैक्स रेट बढ़ता है तो वो प्लेजेंट नहीं होता है, वो थोड़ा नेगेटिव ही होता है। और इस बार किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ भी ट्वीकिंग होगा कैपिटल गेन्स टैक्स में। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो भी छोटा मोटा टैक्स बढ़ाया है वो मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स नेगेटिवली ले रहे हैं। 100% ये नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाथ ब्रेकिंग नेगेटिव है। आई थिंक मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट होगा, दे विल टेक दिस इन देयर स्ट्राइड, बट इमीडिएटली थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव तो जरूर रहेगी। खैर, मार्केट में रिकवरी बहुत शानदार आई है। मिड कैप इंडेक्स 1500 पॉइंट रिकवर कर गया, 2000 पॉइंट डाउन वाला इंडेक्स। तो सुनील जी, आप क्या कहेंगे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं? आपके PMS ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, क्या रिस्क है इस साल फिर कि इक्विटी मार्केट से उतना रिटर्न जनरेट नहीं होगा जितना पिछले 1 या पिछले 2 साल में हुआ है? वो तो 100% है। जो तो हम 6 महीने से बोल ही रहे हैं कि लास्ट 3-4 साल गोल्डन पीरियड था। आई थिंक अगले 3-4 साल में रिटर्न बनेंगे, मिड टीन काइंड ऑफ रिटर्न्स बनेंगे। बट लास्ट 3-4 साल में जो 30-40-50% कैगर रिटर्न बने हैं वो तो डेफिनेटली नहीं लगता है, बिकॉज स्टॉक्स इतने सस्ते नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट 14-15% की ग्रोथ दिखाएगा तो उतने ही रिटर्न्स हम आगे देख सकते हैं। और अगर उतने रिटर्न्स पे आप लॉन्ग टर्म गेन का इम्पैक्ट देखेंगे तो 30-40 बेसिस पॉइंट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ इन्वेस्टमेंट हैबिट में कुछ फर्क पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, कोई भी टैक्स बढ़ता है तो दुख तो होता ही है। अगला सवाल मैं आप चारों से एक एक करके पूछूंगा। सुनील सर, सबसे पहले आपसे, ये खैर कैपिटल गेन्स टैक्स की इतनी बात इसलिए कर रहे हो कि सबसे बड़ी हाईलाइट ही ये थी। इसके अलावा बजट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या व्यू है मार्केट को लेकर? एक्चुअली इट इज बिजनेस एज यूजुअल। सब कुछ एक्सपेक्टेड था। आई थिंक 11,11,000 करोड़ का जो केपेक्स का जो पहले रखा था वो रखा ही अभी भी उसी वैल्यू पे रखा गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन पे अच्छा एक पॉजिटिवनेस आया है। 4.9% फिस्कल डेफिसिट FY25 में उसका अनुमान है जो पहले से कम है। और 4.5% का अगले साल का भी जो डायरेक्शन है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है। काफी एम्फोसिस रहा है ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो 1-2-3 साल से एक बोलते ना, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं किया है। तो पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट पे रहा है। छोटा सा एक टैक्स का आई वुड से रिलीफ मिडिल क्लास को मिला है, लेकिन काफी छोटा है। 17,500 इज टू स्मॉल। तो
आई थिंक इट इज बिजनेस एज यूजुअल. आई वुड नॉट से कुछ नेगेटिव अदर देन कैपिटल गेन्स अभी दिखता नहीं है. फाइन प्रिंट हमको देखनी है. पॉजिटिवनेस में द फोकस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और फोकस ऑन लॉट ऑफ सेक्टर्स जहां पे हमें जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, हाउसिंग, आई थिंक, और एनर्जी सिक्योरिटी. दैट वाज द पॉजिटिव्स. ओके, अच्छा, ये देखते हैं एक बार कि ये कहाँ, मतलब प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होगा या नहीं, ये थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा. नीलेश भाई, आपके लिए बजट में क्या मेन हाईलाइट रही अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस? वो तो हम बात कर ही रहे हैं. अनुज भाई, सबसे बड़ी हाईलाइट है फिस्कल प्रूडेंस की. जब हमने FY24 का बजट प्रेजेंट किया था तब फिस्कल डेफिसिट टारगेट था 5.8%. इस बार के बजट में 4.9%. 0.9% ऑफ GDP के फिस्कल कंसोलिडेशन हुई है, और अगले साल का रोड मैप 4.5% का दिया है. और उसके बाद ये कमिटमेंट है कि हम डेट टू GDP रेशियो को बढ़ने नहीं देंगे. मेरे हिसाब से अगर यही ग्रोथ चलती रही तो हम प्राइमरी डेफिसिट से प्राइमरी सरप्लस की तरफ पहुंच जाएंगे, जो आज दुनिया की टॉप 15 या 20 इकोनॉमी में शायद ही कोई कर रहा है. तो ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है, साथ साथ निवेश के ऊपर फोकस किया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया है, तो ये बजट विकसित भारत की तरफ देश को आगे लेके जा रहा है. विकसित भारत की तरफ देश को लेके जा रहा है. सुनील सर, एक आखिरी सवाल आपसे. मुझे पता आपको इसके बाद कहीं और भी जाना है. यहाँ से अब आपकी क्या मेजर थीम्स होंगी? कहाँ पर आप अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करेंगे? तो अनुज, थीम्स चेंज नहीं हुई है. आई थिंक थीम्स कंटिन्यू. जैसा मैंने कहा, बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के थीम्स या इन्वेस्टमेंट का व्यू चेंज करना हो. एक अच्छा एक इवेंट रास्ते से बाहर निकल गया है. आई थिंक फाइन प्रिंट्स हमें देखनी है, बट कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थीम्स. हो सकता है कि ये जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हुआ है उसमें जो स्टॉक्स और जो सेक्टर्स हमें अच्छे लगते थे लेकिन काफी महंगे थे, वो करेक्शन में मिल जाएं. तो आई थिंक फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, फोकस ऑन इंफ्रा, फिस्कल प्रूडेंस, बैंकिंग शुड डू वेल, क्योंकि एक 10 ईयर का जो यील्ड है वो एक लेवल पे आके स्टेबल हो गया है. आई थिंक थीम्स सेम ही रहेगी. कुछ जो पहले थी वही थीम्स रहेगी. सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्विक टेक के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. गौतम दुग्गड़ भी वापस आ गए हैं हमारे साथ, हमारी जो बजट ग्रैंड जूरी का हिस्सा हैं, और स्टूडियो में राहुल और प्रकाश भी हैं. गौतम, कैसे देख रहे हैं आप? ओवरऑल मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी भी आ गई. आप क्या कह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को अब? अनुज, ये जो टैक्स के चेंजेस आए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, ये ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड थे, तो थोड़ा सा उस हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट है. बट दैट्स द ओनली नेगेटिव इन दिस बजट. बाकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप है, 4.9 जो उन्होंने किया है इंस्टेड ऑफ 5.1, और आगे की भी जो दिशा दर्शाई है 4.5 की FY26 की, आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव है फ्रॉम अ फिस्कल स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा, कैपेक्स पे जो फोकस है, और कई सारे स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ब्रॉडली वो जो एलोकेशन था 11,11,000 करोड़ का, वो उन्होंने मेंटेन किया है. तीसरा, जो उम्मीद थी कि कंजम्पशन को एक कुछ बढ़ावा मिलेगा, हालांकि अभी फाइन प्रिंट देखे नहीं हमने स्कीम वाइज एलोकेशन, बट ऐसे अनाउंसमेंट से कुछ लगता नहीं है कि कुछ बड़ा उन्होंने फ्रीबीज या गिव अवेज कुछ दिए हैं. तो वो एक थोड़ा सा माइनर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर वहाँ पे एलोकेशन बड़े नहीं है तो. हालांकि अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट्स, फाइन प्रिंट, स्कीम वाइज एलोकेशन हमने नहीं देखे है, बट अनाउंसमेंट में अभी वो कुछ था नहीं. तीसरा, गोल्ड के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहा है, जो उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी घटाई है, तो वो ऑब्वियसली ज्वेलरी सेक्टर पे हमारा बहुत सालों से पॉजिटिव नज़रिया रहा है. थोड़ा सा उसके लिए एक शॉर्ट टर्म में एक कैटलिस्ट ये बन सकता है. बट हाँ, जो टैक्सेशन के चेंजेस है इक्विटीज़ में, वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, और आई थिंक ये एक जरिया बन सकता है शॉर्ट टर्म मार्केट करेक्शन के लिए. थोड़ा बहुत जो कूल ऑफ नेसेसरी था वो शायद इस वजह से हो सकता है. ओके, शरद कोहली जी, मैं सोच रहा, शरद जी, हम लोग इतनी बातें कर रही है, ये सब चीज़ें बढ़ गई, अच्छा भी कुछ हुआ है क्या? हमने सुना 17 करोड़ हजार रुपए बचेंगे हमारे इनकम टैक्स में, ऐसा कुछ? जी हाँ, अगर आप न्यू रजीम में हैं तो 17,500 रुपये आपके बचते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो टैक्स स्लैब्स को रीअलाइन किया गया है
उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि रेट्स को चेंज नहीं किया गया है और 15 लाख से ऊपर तो बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे का वैसा रखा गया है। मैं एक छोटा सा कमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी कि मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो एक चीज़ जिसका आप जिक्र करना मेरे ख्याल भूल गए अभी तक, वो था सेक्शन 112। आपको याद होगा कल आवाज़ अड्डा में हम इसका जिक्र कर रहे थे, आपने जिसके बदले में ये कहा था कि मार्केट करेक्शन में चली गई तो फिर क्या होगा। 1 लाख रुपए की तो जो मिलती है उसको अब 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हमें नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है वो कुछ हद तक यहाँ ऑफसेट हो जाता है। मैंने एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी कि 5 लाख रुपए किसी का मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर अभी तक 40,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, 1 लाख रुपये 112 का कम करके। अब ये 1,25,000 जो हुआ है 112 और 12.5% हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो अब मेरे हिसाब से 46,875 46,875 रुपये लगते हैं। तो करीब करीब 5 लाख पे 6,875 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स अब जाता है। मैंने एक एनवलप बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी है। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अभी तक जो कि बढ़ा दिया गया है, उस पर जो ट्रेडर्स हैं, जो F&O, देखिए जब इनकम होती है शेयर ट्रेडिंग से, तो अगर आप ट्रेडर कैटेगरी में हैं तो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कैटेगरी में जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर लगता है जो निवेशक है, जेन्युइन निवेशक है, जिसके पास लंबे वक्त के लिए किया हुआ है, पर कुछ एक सिक्योरिटीज़ को वो 1 साल के अंदर बेच देता है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट आएगा। तो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। मार्केट के लिए शायद ये थोड़ी सी राहत की खबर हो कि थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप 112 के बेनिफिट को भी 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया गया है। तो मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अब थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश करी है, जहाँ एक तरफ इसको 12.5 कर देते हैं, हम जो 1 लाख रुपए काफ़ी सालों से चल रहा था उसको बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल, ये 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया गया, 112 का बेनिफिट। हालांकि जो मार्केट में आजकल लोगों ने गेंस करे हैं वो 25,000 से कहीं ज़्यादा है, तो उसकी वजह से प्रकाश, आपके हिसाब से बजट विनर एंड बजट लूजर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, अगर कुछ समझ में आया हो आपको प्राइमा फेसी तो? नहीं, विनर तो हमने टाइटन की बात करी है, आई मीन बड़े नामी स्टॉक्स में से तो ये डेफिनेटली है। पर इंटरेस्टिंगली मैं ये बता रहा था कि एंड आई विल कम टू द लूजर्स आल्सो, कि जो हमारे अगले कुछ सालों में रिटर्न्स की उम्मीद बन रही है कि जैसे पहले पिछले 3 साल में आए वैसे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपको डबल डिजिट्स में मतलब मिल गए 14-15% रिटर्न्स, तो अच्छे माने जाएंगे। लेकिन कंपनीज की परफॉर्मेंस, जो भी एलोकेशंस हुए हैं, जो प्रोग्रेस दिख रही है खास करके एमएसएमई में, उससे लग रहा है कि कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा चलता रहेगा अनुज। और अगर कंपनीज परफॉर्म करेंगी तो हमारा भी कैपिटल गेन्स बनेगा, और कैपिटल गेन्स बनता रहा तो तभी तो टैक्स देंगे आप। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द ओनली वीकनेस दैट कुड बी देयर इज ये जो ब्रोकिंग कंपनीज की जो वॉल्यूम्स में आप देख रहे थे जिस टाइप का वो हो रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा होगा। और एक लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जिस हिसाब से गिरावट आई है, आपने जैसे पहले एक सारी सूची निकाली रेलवे स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक में, अब ये फोमो से फीलिंग ऑफ सेल आउट वाला हो जाएगा, कि भाई आप बेच नहीं पाए और देखो नीचे गिर गया। तो ये कहीं ना कहीं एक रैशनल थॉट प्रोसेस भी लाएगा। सो आई वुड बिलीव रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक में अभी भी सेलिंग आएगी, आज नहीं, हो सकता है कल आए, लेकिन लोगों को एक रियलिटी चेक हो गया कि जब गिरते हैं तो ये बड़ी बुरी तरह से एब्सोल्युटली, वो तो है। चलिए मैं राहुल आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट, लेकिन पहले एक बार वीरू के पास चलें, और एक मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो एक फटाफट ट्रेड्स ले लें, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वीरू? बिल्कुल अनुज, थोड़ा सा हमें होमवर्क ज़्यादा करना पड़ा, आप यकीन मानिए इस टर्बुलेंस में, बट कुछ ट्रेड्स हमने पिक किए हैं। राजेश पालवी जी, पहले मैं आपके पास आऊँगा। एग्जैक्टली एक थोड़ी सी अगर आप देखें 24,200 के आसपास टाइम स्पेंड किया इस रिवर्सल में, आपको एग्जैक्टली इस वक्त लग क्या रहा है? आई मीन टाइटन प्लस FMCG, थोड़ा झुकाव है बाजार का इस तरफ, इसमें से कोई ट्रेड स्पॉट किया आपने? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जो इनिशियल वॉलेटिलिटी देखने को मिली उसमें भी जो एक सेक्टर होल्ड आउट करते हुए मिला वो FMCG था, और हमें लगता है कि वहीं पे अभी ट्रेड के लिए फोकस करना चाहिए। डाबर यहाँ पे एक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से पूरा FMCG बास्केट में एक बाइंग है, डाबर में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक डाबर पे यहाँ पे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जा सकता है। जो रिकवरी बनी, हमें लग रहा है ये 670-680 की तरफ डाबर में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है करंट लेवल पे। फ्यूचर्स के अगर स्टॉप लॉस देखें तो यहाँ पे आना चाहिए करीब 640 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो जैसा आपने टाइटन पे बात किया, वहाँ पे भी पूरा ज्वेलरी सेगमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। काफ़ी स्टॉक्स में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा बाउंस मिला, और टाइटन में जो अब एक 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम
3450 3500 की तरफ बढ़ सकता है, तो टाइटन भी होल्ड किया जा सकता है यहाँ से 3365 के स्टॉप लॉस से। ओके, इस बीच एक ट्रेड और आई थिंक ये जब अनुज में सुबह आई थिंक डिस्कशन में प्रकाश सर के साथ थे, प्रकाश दीवान सर के साथ, एस्कॉट्स उस वक्त स्पॉट हुआ था। एक बार प्रशांत जरा एस्कॉट्स को देखिएगा, 4085 क्लियरली एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो है इस वक्त बाइसेक्ट हो रही है अबाव ऑल एवरेजेस। आपकी रीडिंग इस वक्त एस्कॉट्स पे कैसी है? बात करते करते 10 रुपये और चला अभी। जी वीरू जी, मुझे लग रहा है बिल्कुल ये बाय करना चाहिए। इसमें एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, करीबन 4100 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4040 के नीचे स्पॉट में। ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से कम स्विंग आए जो 4300 का है वहां तक जा सकता है, बट इसमें क्षमता है एक न्यू हाई बनाने की 4350 4400। सो इसको एक पोजिशनल अप्रोच की तरह पिक करके डेफिनेटली कैरी करना चाहिए। ओके, बस मैं एक बात यहाँ पे फाइनली वर्ड करना चाहूँगा। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड, क्योंकि इस वक्त अगर मैं क्लियरली देखूँ जो सेक्टर अपीयर हो रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग वो है निफ्टी एफएमसीजी डे हाई पर, आपका कोई ट्रेड यहाँ से? जी, कंजम्पशन में यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी हमने दे रखा है, वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से नीचे का लो जो उसने बनाया था आज अभी 1260 के करीब का एक लो बनाकर बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली है, स्टॉक वापस ग्रीन में आ गया। हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 1340 तक का जोन दिखाने के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 1290 का एक एसएल मेंटेन करें। तो सारे ट्रेड्स का झुकाव इस वक्त एफएमसीजी। अनुज, तो एफएमसीजी पे अभी तक अनुज कन्विक्शन इस पैनल का अपीयर हुआ है, यहीं से ट्रेड स्पॉट हो रहे हैं और टाइटन आई थिंक इन ट्रेड्स जितने भी डिस्कस किए गए लीड करता हुआ। अनुज बिल्कुल राहुल, एफएमसीजी में ही रहा जाए अभी कुछ टाइम के लिए। देखिए अनुज, मैंने सुबह जब हमारी चर्चा हुई थी मैंने कहा था अगर आपको इस सेक्टर में रहना तो बी विद नेम्स लाइक डाबर, टाटा कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। आप देखेंगे अभी भी ऑफकोर्स टाइटन इज न्यू स्पेसिफिक बट लीवर इज नॉट द बिगेस्ट गेनर। आई थिंक देयर आर अदर एफएमसीजी नेम्स दैट आर डूइंग बेटर, बट आई थिंक ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। आई थिंक अगर आप कंजम्पशन की बात एज अ सिटीजन जो मुझे सबसे पॉजिटिव लगा अनुज, नॉट फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव एंड टू मी जब तक टैक्सेशन अनाउंस नहीं हुआ था, टू मी इट वॉज द हाईलाइट ऑफ द बजट वेयर शी स्पोक अबाउट 1 crore internships paid 5,000 rupees a month at the top 500 companies in India. I don't think मैं budget I think 2098 से follow कर रहा हूँ. I don't think any government has come out and said we will give 1 crore internships in the top 500 companies. To me personally as a citizen that was the one line headline for me. दूसरा, आप formal sector में 1 month की salary भी दे रहे हैं, so that is also consumption positive. तीसरा, जैसे आप सुनील जी के साथ डिस्कस कर रहे थे, वो 17,000 जो बच जाएंगे बिकॉज ऑफ द टैक्सेस वो भी है। एंड जो आप रूरल जो बात चली है अभी स्पेशली फॉर विमेन, शी हैज़ एलोकेटेड 3 lakh crores फॉर स्कीम्स फॉर विमेन एंड ये जो 2.66 lakh crores रूरल डेवलपमेंट के लिए भी दिया अनुज, ये डेली वेज अर्नर्स के लिए। तो आई थिंक एवरीथिंग मे नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, इट मे बी अ सेकंड और थर्ड ऑर्डर, बट अगेन अनुज आई गो बैक टू द पॉइंट हम सुबह बोल रहे थे, इसमें इतना नहीं है कि ये 5-7-8% सस्टेनेबल एफएमसीजी सेक्टर में आपको वॉल्यूम ग्रोथ दे। दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, दिस इज अ ट्रेड। आप आईटीसी देख लीजिए, इट्स द बिगेस्ट गेनर बिकॉज शायद कोई नेगेटिव टैक्सेशन नहीं आया। लास्ट बजट में भी ये टॉप गेनर था बजट के दिन में क्योंकि टैक्सेशन पे नहीं आया। These are trades. I think there must be some allocation that's happening away. But also, Anuj, the interesting point maybe you can discuss with the tax expert later is this buyback tax, which is now in the hands of the recipient. So, if I am a company that has cash today, मैं क्या करना चाहूँगा? अगर मेरे पास 10,000 crore हैं अपने cash flows में, तो do I want to give a dividend or do I want to go for a buyback? I think that needs to be understood. And एक last point मैं highlight करना चाह रहा था जो I think अभी हर्षदा जी बता रहे थे, which is on housing. 10 lakh crore का उन्होंने urban housing पे कहा है and she is asking people to reduce stamp duty. This ties in perfectly with the first order the Prime Minister signed when he took office, जो उन्होंने 3.5 crore houses के लिए sign किए थे. So I think there is enough and more positive. The borrowing number is lesser. I think actually Anuj, this is a bond positive budget, bond market positive budget है ये. The borrowing is lower. And I think this will also give the RBI some breathing room as far as rate cuts are concerned. Okay. So it probably you're setting yourself up for one rate cut before the end of the fiscal, जो कि मुझे लगा था कि नहीं होगा, but ये mathematics के हिसाब से मुझे लगता है कि एक rate cut ये fiscal में भी शायद possible है। All right, राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रकाश जी अगर आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक लेना चाहें तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर आइए, थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर्षदा, मार्केट
काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन डीएलएफ और ओबेरॉय रियल एस्टेट में अच्छे मूव, रियल एस्टेट में अच्छे मूव्स। तो जहां पर राहुल ने छोड़ा उसी बात को, एक तो 10 लाख करोड़ का अर्बन हाउसिंग की तरफ आवंटन उसको पुश दिया गया है। अब जब आप कह रहे हैं कि हम सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अर्ज कर रहे हैं कि आप अपनी स्टैम्प ड्यूटीज को मॉडरेट करें, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर महिलाएं घर खरीदती हैं तो और भी सस्ती स्टैम्प ड्यूटी आपकी होनी चाहिए। वो कितना फ्यूल करेगा देखना होगा अनुज। और साथ ही साथ एक पॉइंट इस पर आप बताइए, राहुल कहते हैं ये बॉन्ड पॉजिटिव बजट है, ठीक है, आपने गोल्ड पर ड्यूटी कट कर दी, क्या इस तरफ इंडिकेशन है कि आप फिर से सेफा एसेट्स की तरफ जाएं वर्सेस आपका रिस्की, और मार्केट में हमने एलटीसीजी बढ़ा दिया, एफएनओ पर टैक्स एसटीटी बढ़ा दिया? देखिए, पहले तो एक बार आप गोल्ड के प्राइसेस देखिए। आई थिंक अगर गोल्ड प्राइसेस आप इस समय दिखा सकें, कमोडिटी ट्रेडर्स को तो आज सिंपल एक ट्रेड मिली कि गोल्ड को शॉर्ट कर दो आप, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। इंडिया में जो गोल्ड, आई थिंक कहीं इनको शायद ये रिस्क भी था कि कहीं गोल्ड दूसरे तरीके से ना आ रहा हो उसमें, तो ऑब्वियसली तो गोल्ड प्राइसेस अगर है कि हमारे पास एक बार प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड, उसको एक बार ज़रा फायर करिए। और देखिए टाइटन पर तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट है ही पॉजिटिव, 0.5% ऊपर इस समय टाइटन है, वो इसीलिए क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अब अगर नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा अगर रियल एस्टेट को फेवर मिल रहा है, थोड़ा अगर गोल्ड को फेवर मिल रहा है, तो ये बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं ये एक व्यू भी लिया जा रहा है कि सिर्फ स्टॉक्स नहीं, बाकी की जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। और ये 4.7% इस समय गोल्ड प्राइसेस नीचे आते हुए, तो इनफैक्ट वो मैसेजिंग क्या है उसको लेकर ऑफ कोर्स सवाल उभरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे अनुज ने कहा कि मार्केट्स में एक रिएक्शन जरूर आया है। अब यहाँ करंट लेवल से कितनी रिकवरी आएगी वी रियली डोंट नो, लेकिन जो ड्रैगर्स हैं वो क्लियरली आपके सारे जो पहले भागे हुए काउंटर्स थे उन्हीं में सबसे पहला वो सबसे इजी ट्रेड था। बिल्कुल हर्षदा, वैसे रिकवरी भी अच्छी खासी आ रही है। मधु केला जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। मधु भाई, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा मार्केट को शॉक लगा, गुड आफ्टरनून। थोड़ा मार्केट को शॉक लगा ये कैपिटल गेन्स टैक्स से, लेकिन रिकवरी भी उतनी फास्ट आ रही है। आपके हिसाब से क्या रहा हाईलाइट? थोड़ा अनुज भाई, बेसिकली मुझे ये लगता है कि मार्केट के लिए ये छोटा अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मार्केट में गवर्नमेंट का जो फिस्कल सिचुएशन था बिफोर बजट में जाने के पहले, मे बी इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव सीन इन 30 ईयर्स ऑफ माई करियर, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था। तो मुझे लगता है मार्केट में कोई भी आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे। उसके साथ थोड़ा एसटीटी भी बढ़ा है। एंड ये जो बाईबैक के ऊपर जो टैक्सेशन है, वेदर कंपनी वाले भी पे करेंगे और इंडिविजुअल जिसके हाथ में आएगा वो भी पे करेगा, उसका भी क्लैरिटी बाकी है। बट ऑन द होल थोड़ा टैक्सेशन का बर्डन स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर बढ़ा है। पर अनुज, हमने देखा है कि मैं तो 25-30 साल से कितने बजट देख चुका हूँ, अल्टीमेटली टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो अल्टीमेटली अगर आप कमाओगे उसके ऊपर ही टैक्स भरोगे। तो इसमें ज़्यादा लंबे अवधि के लिए इनका लास्टिंग इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर होता नहीं है। और अगर मैं बजट को पूरी तरीके से एनालाइज करूं अच्छी प्रकार से, तो काफ़ी सारे लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चर और जॉब क्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किया है और काफ़ी एलोकेशन है, जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा आर्ग्यू करते हैं। और थर्ड अनुज, ये सब करने के लिए उन्होंने एक जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगेन वो एक स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्गर टर्म अच्छी चीज़ है कि आपने 5.1 का 4.9 किया है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगले साल हम 4.5 या उससे नीचे का एम करेंगे। तो ऑन द होल मैं अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में बहुत इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट आपको और मेरे को पता है थोड़े हैवी थे, और एक्सपेक्टेशन इस टाइप की नहीं थी, और थोड़ा मार्केट में बिल्डअप चल ही रहा है लास्ट काफ़ी महीनों से मार्केट काफ़ी उछला हुआ है। तो थोड़ा एक करेक्शन का बहाना चाहिए था, वो हो गया मेरे हिसाब से। बट ये कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी को डिरेल कर देगा,
या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली बहुत निगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए, ये मुझे नहीं लगता है। मधु भाई, एक जो रिस्क लग रहा है कि क्या आगे जाते हुए, अब ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी 10 का 12.5 किया है कि, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20 किया है, अगला स्टेप अब शॉर्ट टर्म को 20 से 30 ले जाकर वो बिजनेस मतलब वो मार्जिनल रेट में क्लब कर दें और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी बढ़ाकर अगर 20% पर ले आएँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि ये इवेंचुअली आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि इसी रजीम में पहली बार ये मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एबोलिश हुआ तो वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ और शॉर्ट टर्म बढ़ा। अनुज भाई आज हाँ प्लीज बोलिए मधु भाई, सुन रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है। नहीं मेरे को आ रही है आपकी बात, बताइए। आज तो शुभ शुभ बोलो यार। आज तो शुभ शुभ बोलते हैं। अभी तो ऐसा कोई अंदेशा अभी नहीं डाउट करते हैं कि ये उस तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे कि यही सरकार में 10% हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और 5 साल के बाद उन्होंने चेंज किया है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं करूँगा कि ये 20 का 30% हो जाएगा या 10 का 12.5 का 20% हो जाएगा। और आने वाला वक्त बताएगा कि ओवरऑल गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन कैसे रहती है और मार्केट्स का रुख भी कैसा रहता है। आई एम श्योर ये टैक्सेशन चेंजेस उसके ऊपर होंगे। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो दूसरे इनकम टैक्स के दायरों को इतना सिंप्लीफाई किया है ना, काफ़ी सारी चीज़ें फाइन प्रिंट में पता चलेगी। सो ऑन द होल मैं इसको अभी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहूँगा अनुज की ये आगे जाके रियली में आप जो बोल रहे हो आई होप दैट इज नॉट राइट, क्योंकि उसमें भी मेरिट है कि पहली बार इन्होंने ये टैक्सेशन को टिंकर किया है, तो आगे जाके और बढ़ा सकते हैं क्या। मैं सिर्फ होप और प्रे करूँगा कि मार्केट अभी भी एक डेवलपमेंटल स्टेज पे है, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट में आ रहे हैं। और अनुज हम कम टैक्सेशन नहीं पे करते यार, बाईबैक के ऊपर टैक्सेशन है, डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एसटीटी, और उसके ऊपर मेरी जो इनकम और दूसरी होती है उसके ऊपर भी टैक्स भरता हूँ। तो आई होप एंड प्रे कि ये टैक्सेशन और लंबे ना हो, क्योंकि मुझे याद है जब हमने ये एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था तो उस समय अंदेशा यही था कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म करना चाहते, और इसी से लिए ये एसटीटी आया था। तो इस बजट में तो एसटीटी भी बढ़ गया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ गया और लॉन्ग टर्म भी बढ़ गया। ये बात आपने सही कही, और स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखिए। इस बीच में बेचारे ब्रोकर्स तो ब्रोकरेज उनकी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। विजय केडिया भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। विजय भाई गुड आफ्टरनून। जो बात मधु भाई कह रहे थे, आपका क्या मानना है कि मार्केट इसको ले लेगा अपनी स्ट्राइड में कि चलो ठीक है बढ़ गया तो बढ़ गया, अब जो आपका फेवरेट गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, क्या वैसे ही मार्केट भी लेगा इसको? मार्केट ले चुका है। लेगा नहीं, ऑलरेडी ले चुका है। 1100-1200 पॉइंट कुछ डाउन था एक समय, और अभी कुछ 400-500 कुछ पॉइंट डाउन है। ये तो हो चुका, मार्केट ले चुका है इसको, इतना टाइम थोड़ी लगता है ये तो हो गया। 2.5% टैक्स बढ़ा है भाई, मेरे को लगता था 20 टका करेगा, मेरे को तो ये लगते थे। देखो अनुज भाई ऐसा होता ना, जैसे बोलते हैं ना, देयर आर वर्किंग आवर्स एंड देयर आर हैप्पी आवर्स एंड देन देयर आर हैंगओवर आवर्स। अभी मार्केट में हैंगओवर आवर्स चल रहा है। हैंगओवर आवर्स बेस्ट टाइम होता है जब अपने मन की बात बोल देते हो। सरकार 3 साल से आपको इंडिकेशन देती आ रही है कि लॉन्ग टर्म हमको ट्वीक करना है, लॉन्ग टर्म को कुछ हमको टिंकर करने का। वो 10 का 12.5 किया यार, एहसान किया आप लोगों के ऊपर में, आप ये सोचो। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, जो पड़ना था पड़ गया। और 1% आदमी 1 साल से ज़्यादा शेयर नहीं रखता भाई। 1% आदमी होंगे जो 1 साल से ज़्यादा और बियॉन्ड कैपिटल गेन टैक्स रखते होंगे, बाकी तो 1 घंटे में सलट जाते हैं भाई। आप खुद ही आप लोग पर भी तो बढ़ गया ना, वो 15 का 20 कर दिया। तो बढ़ेगा ही ना, आपको सट्टा ही खेलना है तो फिर हमको भी दो। हाउस ऑलवेज विंस यार। अगर आपको धंधा ही, अगर आपको सट्टा ही खेलना है मैडम, आपको स्पेकुलेशन ही करना है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? फिर जिनको रेवेन्यू आ रही है तो करना ही पड़ेगा, क्यों सरकार को रोकने का इन लोगों को। तो इस बोल के आगे और भी सेबी और भी रिस्ट्रिक्शन आने वाले हैं, जो आप एफएनओ की अगर बात करें और भी आगे आने वाले हैं। ये तो बिगिनिंग है, ये तो कुछ नहीं है। वो मैडम हिंट देती आ रही है कब से कि आप इसको संभाल लीजिए, तो नहीं तो मैं पनिश करूंगी आपको। ओके, रामदेव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामदेव जी गुड आफ्टरनून। तो हमारे साथ इस समय रामदेव जी हैं, मधु केला जी हैं और विजय केडिया जी हैं। तो मार्केट के सभी महारथी इस समय हमारे साथ हैं। ज़रा एक बार उनको सबको विंडो में भी रख दीजिए। रामदेव जी, आप क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, एक ब्रोकरेज भी चलाते हैं, खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के बजट को, खास तौर से जो
कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में टिंकरिंग हुई है उसको? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी बाजार में पार्टी चल रही है उसके हिसाब से करीब 25 से 30% ज़्यादा टैक्सेशन लगेगा तीनों कैटेगरी में, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे स्पेकुलेशन हो। सो लॉन्ग टर्म में आपका 10 का 12 हो गया, शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया, और स्पेकुलेशन में आप एसटीटी में ही आप करीब 40-50% ज़्यादा टैक्स भरेंगे। सो ऐसा मेरे ख्याल से टैक्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम द मार्केट काफ़ी बड़ा है। वो नंबर तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा नंबर आएगा मेरे ख्याल। हो सकता है 50,000 से लाख करोड़ तक भी आ सकता है इसमें। रामदेव जी, ये सिग्नलिंग किस तरफ है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया था, उसको सरकार रोकना चाहती है, दूसरे एसेट्स जैसे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिल रहा है, गोल्ड में जो ड्यूटी कट हुआ उसको बढ़ावा, जो नॉन रिस्की एसेट्स है क्या उस तरफ फिर से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा? हाँ, इस ढंग से लग रहा है कि मतलब इक्विटी, मतलब उनका ये कहने का कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में, तो आप हमको भी थोड़ा देते चले जाओ, ऐसा है। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी रैशनल, बिकॉज उनको तो ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को इंकरेज करना चाहिए। तो आप जो लॉन्ग, चलिए स्पेकुलेशन को आपने पनिश किया, शॉर्ट टर्म को पनिश किया, एक बात समझ में आता है, बट इवन लॉन्ग टर्म में आपने 10 से 12.5% किया है। मतलब ये है आपको मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई आप जो है बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा यू पार्ट विद सम पोर्शन ऑफ गेन्स। मेरे को नहीं लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये बात नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इतना बढ़ाया क्यों। शॉर्ट टर्म तो मेरे समझ में आता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है। So in any case, you are paying the full tax. There is no change for the speculators actually, which is the major portion of the gains in the marketplace. तो रामदेव जी, आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ाना चाहिए था, लॉन्ग टर्म को वही रखना चाहिए था। यू आर पनिशिंग द लॉन्ग टर्म होल्डर्स ना, जितने लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या मतलब चाहते क्या हैं? लोगों को सटोरिया बनाना चाहते हैं, या लोगों को चाहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करें और देश को बनाने में, एंटरप्राइज को बनाने के लिए लंबे समय के लिए रखें? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ज़्यादा सट्टा करो, जल्दी चर्न करो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म रखने कोई फायदा नहीं ना, फिर आप बढ़ाते जा रहे हो। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। विजय भाई, रामदेव जी, आप थोड़ा, आपका दोनों का कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है इस समय। आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1% से कम ही लोग रखते हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे रामदेव जी की बात का, जो कह रहे हैं? नहीं, रामदेव जी जो कह रहे हैं उनको काटने का तो मेरे को कोई उतना विजडम नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली, मेरा अपना व्यू ये है कि समझो उधर भी आपने शॉर्ट टर्म भी 15 का 20 किया, इधर 10 का आपने 12.5 किया, तो आप एनकरेज कर रहे हैं ना लोगों को कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो आप इसको, क्योंकि कम रेस किया टैक्स। हाँ, क्योंकि उसको भी उधर भी 15 का 20 कर दिया, इधर भी 10 का 12.5 कर दिया, तो रेशियो तो देखिए टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। 1,69,000 आदमी है जो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाते हैं इंडिया के अंदर में। आप उन चीजों को नकार नहीं सकते हो। मतलब ये कि जो और तेल बोलते, तेल तो तिल से ही निकलेगा ना भाई, जो कमा रहा उसी से आप निकलोगे। अब उन्होंने सुबह बोल दिया अन्नदाता और पुअर्स और विमेन मैडम आ गई उसके अंदर में, और वो 4 कैटेगरी उन्होंने बताए हैं, तो टैक्स देगा कौन भाई यहाँ पर? अल्टीमेटली ये बताइए, जो दे सकता है वही टैक्स देगा, जो दे सकता है वो देना नहीं चाहता है, जो नहीं दे सकता है वो नहीं देना चाहता है, ऑब्वियसली है। तो फिर आएगा कैसे कंट्री के अंदर? ओके, मधु भाई, आप तैयार हैं थोड़ा ज्यादा टैक्स देने के लिए? अनुज, मैं वापस मेरी बात को बोलता हूँ, अगर गेन करेंगे तो टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इंडियन इकोनॉमी अच्छी चलती रहे, मार्केट्स वाइब्रेंट रहे, हमारे गेन में से अगर कुछ लेके जाएंगे तब तक ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जो है ना कि भाई ये देश बढ़ता रहे, ये इकोनॉमी बढ़ती रहे, ये यहाँ की कंपनियां ग्रो करती रहे, मुझे लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली आप उसको, जैसे विजय ने बोला, मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अल्टीमेटली जो कमाएगा सरकार टैक्स तो उसी से मांगेगी ना। हम लोगों को ये खुशी नहीं है ये देखते हुए कि टैक्स बढ़ रहा है, पर उसमें कोई चारा भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं सरकार को दूसरी जगह एलोकेशन करना है तो कहीं ना कहीं से तो टैक्सेशन वसूल करना पड़ेगा। और इस देश का आज नहीं, पिछले 20 साल का ये इतिहास है कि जो ऊपर के 2-3% लोग हैं, उनके ऊपर ही हमेशा टैक्सेशन का बर्डन हमेशा ज्यादा आता है। अनुज, आप अभी का नहीं, 25 साल का इतिहास निकाल के देख लो।
और हो सकता है आगे भी आने में चेंज ना हो। तो मैं तो ये प्रे कर रहा हूँ कि अपनी कंट्री अच्छी चलती रहे, अपना देश आगे बढ़ते रहे, अपना कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा चलता रहे, तो फिर 10 का 12% पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई मेक गेन्स आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द टैक्सेस। ओके बिल्कुल, जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी ऑलमोस्ट उसी लहजे में आपने कही वैसे मधु भाई। रामदेव सर, चलिए सिर्फ टैक्सेशन की बात नहीं करते हैं, और भी बजट में बहुत कुछ अनाउंस हुआ। रियल एस्टेट पर कुछ मेजर्स आए, थोड़ा सा गोल्ड पर कुछ स्टेप्स लिए गए। ओवरऑल आपने कैसे देखा बजट को? इस टैक्सेशन के डिसअपॉइंटमेंट को अगर एक बार के लिए साइड पर रख दें, फिस्कल डेफिसिट भी 4.9%, अगले साल 4.5% की बात हो रही है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं बजट को? भाई देखिए, आपको सबको उन्होंने सब कुछ दिया है, पर्टिकुलरली नीचे तबके के जितने लोग हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन या लोअर टैक्स रेट या स्टाइपेंड, सब तरीके से उन्होंने सब जितने भी सेगमेंट्स हैं उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया है। बाकी बजट पेपर देखेंगे तो और समझ में आएगा। थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप का मतलब है, काफ़ी वाइड स्प्रेड बेनिफिट्स है, तो हो सकता है कंजम्पशन को बूस्ट मिले यदि अच्छा। उन्होंने महीना भर पहले आफ्टर द इलेक्शन एमएसपी भी बहुत अच्छे से अनाउंस किया था फॉर द फार्मर्स, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। आप देखिए जैसे ही स्पीच चालू हुआ सबसे पहले उनका फोकस था फार्मर्स, तो उसमें जो एमएसपी का जो बढ़ोतरी है और सबको जो 5-10 हज़ार रुपये दिया है, स्टैंडर्ड रिएक्शन दिया, मुझे उससे लगता है वाइड स्प्रेड बॉटम ऑफ द पिरामिड में कंजम्पशन को भी थोड़ा अच्छा फिलिप मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली यदि ये क्या नाम है आपका मानसून यदि ठीक ठाक रहा तो ऐसा डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कुछ बोला नहीं उन्होंने कि जीएसटी वगैरह में कुछ कटौती करें या कुछ इस तरह का, लेकिन जिस ढंग से एक्स्ट्रा इनकम सबके हाथ में दिया है मुझे लगता है उससे कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। कंजम्पशन वाली थीम में आपके साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ विजय जी। जो 17,500 रुपए, स्पेशली अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, आपके एक्स्ट्रा हाथ में रह जाते हैं, वो कितना कंजम्पशन को बूस्ट करता हुआ दिखाई देगा? जो राहुल भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए नए कर्मचारी जो नौकरियां ले रहे हैं उनको सरकार अलग से मिनिमम 1 लाख तक, मैक्सिमम 1 लाख तक देती हुई दिखाई देगी, मिनिमम 15,000 मिलेगा। ये कितना एक चर्नर रहेगा कंजम्पशन की तरफ? नहीं, मेरे पास में इसका डेटा नहीं है और मेरे बारे में मेरे को इसका नॉलेज नहीं है कि इसका एग्जैक्टली कितना फ़र्क पड़ेगा। जो राहुल जी ने बताया वो मैं गणित एक्चुअली समझता नहीं हूँ। मेरे को ओवरऑल ऐसे ये लगता है कि ये जो बजट है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बजट है, चाहे उसको फिस्कल डेफिसिट की बात ले लीजिए या इसको टूरिज्म के लिए देख लीजिए। और अब ये मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहता हूँ मैंने आपको। जैसे 2-3 तरीके होते हैं जो टूरिज्म के लिए। एक तो मेडिकल टूरिज्म होता है जिसके कारण कंट्री में इनकम बढ़ती है, और एक रिलीजन्स का जो होता है ये टूरिज्म होता है। तो इसलिए जो इन्होंने और दूसरे जो उन्होंने लिया, जैसे सोलर का उन्होंने लिया, पहले भी उन्होंने बता दिया था, घर का उन्होंने लिया है जो कितने घर बोल, तो ये सब मिलाकर ये कंजम्पशन को सब बूस्ट ही करने वाला है। मेरा ओवरऑल मेरे को ऐसा ही लगता है। तो क्या इन्हीं थीम्स के आसपास, अब मैं उस निवेशक की बात कर रही हूँ जो कह रहा है कि चलिए कमाई हो रही है तो टैक्स देना भी पड़ेगा, क्या उन्हीं थीम्स के आसपास अब नया पैसा लगता हुआ दिखाई देगा? आप अपने आप को फिर कैसे पोजीशन करने वाले हैं नए निवेश के लिहाज से इस बजट? नहीं, नए निवेश तो मैं तो क्या भी नया निवेश करना नहीं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा ओवर रेटेड है। अगर मेरे पास कोई नया आइडिया भी है तभी मैं उसको थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, और ऐसे भी ऑलमोस्ट मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ। और मेरे को लग रहा जो थीम पुरानी जैसे पहले जो चलती आ रही थी वो थीम आगे भी चलने वाली है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे भी चलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग, मेरे को लगता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो एक रेड फ्लैग जो मुझे लगता है या समझे डर लगता है, वो लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, जो 80-90 लाख अनएम्प्लॉयमेंट हर साल चाहिए, और उसके अलावा जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनको वापस नौकरी उनको चाहिए। तो इसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में अगर आप बूस्ट करते हैं समझिए तो उसको उसमें फ़ायदा होता है। तो मेरे को लगता है जो पुरानी थीम जो भी जहाँ भी गवर्नमेंट का फोकस था वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेगी। और ये अभी इन्होंने भी जो बताया है उसी के आसपास इन्होंने सारी पॉलिसी, नई जो पॉलिसी जो नया अनाउंसमेंट किया है ये उसी के आसपास है जो गवर्नमेंट पहले बोलती आ रही थी कि हम लोग को ये करने का। ओके, बाय द वे शायद एक खबर ये आ रही है कि रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन बेनिफिट ख़त्म किया गया है शायद। हर्षिता, ये अब कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव होगा। अच्छा, रामदेव सर को जाना है। रामदेव सर, एक आखिरी सवाल फिर आपसे, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें अब मार्केट में यहाँ से, क्योंकि पिछले 3 साल तो गोल्डन पीरियड रहे हैं खास तौर से मिड कैप इन्वेस्टर के लिए। सी अभी जो रिटर्न आ रहा है, एक तो जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी अभी भी इस साल बोल रहे हैं कि 15-17% ग्रोथ आएगा अर्निंग्स में, तो वो एक बात है। दूसरा ये है कि जो पार्टिसिपेशन है, जो अभी तक का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़बरदस्त है। सो लिक्विडिटी जो फ्लो जो है उसमें उतना बदलाव नजर नहीं आ रहा मुझे।
सो जो रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन था इस बजट से मेरे ख्याल से अंतर नहीं पड़ेगा उससे। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि आपका जो मार्केट फेसिंग रिटर्न है वो अंतर पड़े। आपको जो टैक्सेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो आपका पर्सनल आफ्टर मेकिंग मनी इन द मार्केट वॉट एवर यू हैव टू पे। सो मेरे को नहीं लगता है कि इट हैज़ इम्पैक्टेड द मार्केट इन एनी वे एंड हेंस जो भी एक्सपेक्टेशन था से 15% अपना जो एनुअल एक्सपेक्टेशन है डबलिंग इन 5 years, आई थिंक दैट रिमेन्स अ इंटैक्ट सिचुएशन। 5 years, ये रामदेव सर का एक फार्मूला है जो आजकल रामदेव सर बहुत पैशन से पढ़ा रहे हैं, रूल ऑफ 72। मैं एक्चुअली अभी लास्ट रामदेव सर का इंटरव्यू करने गया था तो रामदेव सर ने मुझे बिठा लिया उनके कैबिन में और उन्होंने मुझे वो रूल समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बुक और एक पेपर और पेन दे दिया और उसके बाद रामदेव सर ने कहा कि चलो मैं तुमको 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मुझे बताओ ये रूल लगाकर कि कितने साल में डबल होगा। तो रामदेव सर बहुत वैसे खैर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और उसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव सर। मधु भाई, आपका क्या मैसेज होगा अब इस समय इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक बार के लिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ीरो कर दूं, आप क्या कहेंगे? अनुज भाई, हमने बहुत सारे साल से अनुभव किया यहाँ पे। ये मार्केट में ना हम बाजार का जब भी कभी कॉल लेते हैं कि ये मार्केट बहुत उछला हुआ है, पूरा जीरो कर दो, या बहुत कभी बॉटम हो गया है, सब कुछ बेच के लग जाओ, वो सब मेरे लॉन्गर टर्म करियर में उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो मैं तो ये बोलूँगा बहुत केयरफुल तरीके से, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी हैवी रनअप हुआ है बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज में। तो मैं इस बार बोलूँगा कि बहुत केयरफुल तरीके से चुन चुन के शेयर लेने का मौका है और जहाँ जहाँ पे आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन हुए हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कंपनियों का वैल्यूएशन रियली आउट ऑफ द वैक हो गया है, आई थिंक निर्भीक तरीके से बेचना भी चाहिए, ताकि और आप बेचोगे और भाव ऊपर जाएगा। हमेशा आपको लगेगा अरे बाप रे ये मेरा बिक गया और इसका तो भाव ऊपर चला गया, यू नो। अब हम तो कहीं से लिखवा के नहीं लाए ना कि बॉटम में ही खरीदेंगे और टॉप में ही बेचेंगे। एज लॉन्ग एज अपना रिटर्न बन गया, जहां जहां पे रिटर्न बहुत अच्छा बन गया है, मैं खुद जो कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं अनुज, मैं तो शेयर बेच भी रहा हूं और बट आई एम ओपन ऑल्सो कि मुझे कोई रियल कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं इसलिए उसको नहीं खरीदूंगा क्योंकि इंडेक्स 24,500 है, बहुत बड़ा हुआ है। मुझे अगर बहुत कंपेलिंग कोई अपॉर्चुनिटी लगेगी और मेरा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, मेरा खुद का पैसा है, तो आई एम ओपन टू मेक इन्वेस्टमेंट, बट आई एम ए वेरी केयरफुल इन्वेस्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज ऑल आई वुड से। ओके, और भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल एक बार जरा आप डीएलएफ लेकर आइए। थैंक यू सो मच। वो देख जो बात कह रहा था मैं कि वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है, उसके बाद आप देखिए ये किस तरीके से कोलैप्स हुआ ये स्टॉक इस समय। विजय भाई, आप कुछ आखिरी वर्ड्स, अगर हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हो काफ़ी फॉलो करते हैं, आपकी काफ़ी फॉलोइंग है रिटेल में, हर कोई चाहता है कि विजय केडिया बने, आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, मेरा मैसेज वही है अनुज भाई कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। सिंपल मैसेज है भाई, ज़्यादा इधर उधर तो छलने का नहीं है। और आपने जो बात बोली कि लोग आपको बोलते हैं कि हाँ मैं अभी निकल जाऊँ, सब बेच कर निकल जाऊँ, मैं तो मेरे 30 साल के इतिहास के अंदर में कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि जब मैं कभी बेच कर पूरा निकला हूँ, बल्कि 99% टाइम मैं तो 99% इन्वेस्टेड रहा हूँ। तो इस बोलकर अगर आप पिच छोड़ के अगर आप भाग गए या निकल गए, पिच छोड़ के निकल गए, आप सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो, तो आपका पैसे कमाने का अध्याय खत्म हो गया। कम से कम टिके रहोगे, मार्केट गिरेगा भी, राइजिंग इकोनॉमी है भाई, राइजिंग स्टॉक मार्केट है, राइजिंग इकोनॉमी है। चांसेस तो जब ही होगे जब आप पिच पर खड़े होकर प्ले कर रहे हो। चौके छक्के नहीं मारो तो 1 रन लेते रहो, 1 रन नहीं मारे तो खड़े रहो, खाली उसको डिफेंस खेलते रहो। विकेट नहीं गंवाना है बेसिकली, विकेट नहीं गंवाना। अगर विकेट गंवा दिया, पिच छोड़ के स्टेडियम में चले गए, आपका अध्याय खत्म हो गया, आपका इतिहास खत्म हो गया। माने आप इतिहास हो गए, आप इतिहास बन गए, तो टिके रहो ना यहाँ पे। बिल्कुल, हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है और देखिए हमको भी चैनल चलाना है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं।